हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अंधेर नगरी नाटक के नामकरण की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। आज इस प्रश्न के उत्तर को बतलाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अंधेर नगरी नाटक से संबंधित कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें महंत जी का चरित्र को मैंने विशेष रूप से समझाया है। तो वीडियो को जरूर देखें और इसे लाइक और शेयर भी करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तो चलिए आरंभ करती हूँ अंधेर नगरी नाटक के नामकरण की सार्थकता। अंधेर नगरी नामकरण की सार्थकता परंपरा से चली आ रही लोकोक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस लोकोक्ति के आधार पर ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी नाटक लिखा है। तो देखिए, एक परंपरा से एक लोकोक्ति हमेशा से चली आई है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये जो लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति को मैंने बचपन में ही अपने पिताजी के मुख से सुना था। पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे और उस कहानी में चौपट राजा की कहानी थी और उन्होंने बताया था कि एक ऐसा राज्य है जहां पर सब कुछ टके सिर मिलता है, और उन्होंने पूरी कहानी को हमें सुनाई थी। लेकिन उस वक्त मैं चूंकि छोटी थी, सिर्फ इतना ही याद है कि एक नगरी है जिसे अंधेर नगरी कहा गया है, जिसका राजा चौपट है, जहां पर सब कुछ काफी सस्ते भाव में बिकता है। तो जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने इस नाटक को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा। उस समय मुझे इस नाटक का भाव, नाटक का सारांश और उद्देश्य अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आप लोगों ने भी ऐसी लोकोक्ति बहुत सी सुनी होगी जिसका आधार कोई ना कोई कहानी है या फिर उस आधार पर कोई कहानी लिखी गई हो। नाटक के क्षेत्र में नामकरण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि नामकरण या शीर्षक ही आपको उस नाटक को पढ़ने या देखने की प्रेरणा देती है। अतः नाटक के शीर्षक का प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है। यानी नामकरण या शीर्षक कैसा होना चाहिए, जिसे पढ़ते ही, जिसे देखते ही आपके मन में उस नाटक को पढ़ने की इच्छा तुरंत जागृत हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी सिनेमा हॉल में कोई सिनेमा आती है, उस सिनेमा का जो टाइटल होता है, उस सिनेमा का जो नाम होता है, वह हमें आकर्षित करता है उस सिनेमा को देखने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सिनेमा है 3R। मैंने आज तक उस सिनेमा को देखा नहीं, लेकिन मुझे आज भी यह रहस्य लगता है कि आखिर 3R का क्या मतलब है। तो मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं कभी जब मौका मिले तो मैं उस सिनेमा को देखूं। साधारणतः नाटक के नामकरण के विविध आधार हैं। जैसे पहला, नायक के आधार पर। तो नायक यानी किसी भी नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उसके नाम के आधार पर उस नाटक का नाम रखा जाता है, यानी उसका शीर्षक होता है। जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। आप लोगों ने नाटक देखा होगा कि ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक है और इस नाटक के प्रमुख पात्र जो हैं, जो नाटक का नामकरण दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, वे ही हैं। दूसरा, नायिका के आधार पर ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री, श्री चंद्रावली। तीसरा, मूल भाव पर धर्मालाप, चक्रव्यूह, गोरक्षा। चौथा, घटना के आधार पर सज्जन, राखी की लाज। पांचवा, स्थान के आधार पर पाकिस्तान, कश्मीर का कांटा। छठा, प्रतीकात्मकता, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तब यहाँ जो अंधेर नगरी कहा गया है, ये अंधेर नगरी के नामकरण का आधार क्या है? प्रतीकात्मकता है। यानी यहाँ पर बहुत सारी चीजों को प्रतीक रूप में उपस्थित किया गया है, बहुत सी समस्याओं को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के नामकरण से पूर्व नाटककार को नाटक के मूल कथ्य, पात्र, उद्देश्य आदि का विशेष ध्यान देना पड़ता है। किसी भी नाटक के नामकरण या शीर्षक में सरलता, मौलिकता, संक्षिप्तता एवं जिज्ञासावर्धक या कौतूहलवर्धक जैसे गुणों का होना आवश्यक है। यदि किसी भी रचना का शीर्षक आकर्षक और उपयुक्त प्रभावी होगा तो पाठक उस रचना को पढ़ने के लिए उत्सुक या तत्पर हो उठता है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम अंधेर नगरी नाटक के नामकरण पर विचार करेंगे। अंधेर नगरी, यह नामकरण दो शब्दों के मेल से बना है, अंधेर और नगरी, अर्थात एक ऐसा नगर जहां अंधेर छाया हुआ है। यहाँ अंधेर से तात्पर्य भ्रष्टाचार से है, गलत नियमों से है। लेखक ने नाटक के आधार रूप में जिस समाज को ग्रहण किया है वह अंग्रेजी शासन काल का समाज है, जो भ्रष्ट शासकों के कारण से भ्रष्ट हो गया था। सारे समाज में अराजकता थी, अन्यायपूर्ण और विकृत व्यवस्था थी। सर्वत्र लालच, शोषण और स्वार्थपरता पनप रही। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। तो यहाँ पर टिकस का क्या अर्थ है?
टैक्स है। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। यानी कानून को हजम करना माने वे कानून की कोई बात ही नहीं करते हैं। इस प्रकार अंधेर नगरी शीर्षक सरलता व संक्षिप्तता के गुणों से युक्त है और यह पाठक या दर्शक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने में सहायक है कि इसे पढ़ या देखकर पाठक या दर्शक यह सोचने विचारने में विवश हो जाता है कि यहाँ किस अंधेर नगरी की चर्चा की गई है, किस अंधेर का यहाँ उल्लेख किया गया होगा इत्यादि। यानी अंधेर नगरी शीर्षक को पढ़ते ही हम पाठकों के हृदय में प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि यह कैसी नगरी है, यहाँ पर कैसा अंधेर छाया हुआ है। इस दृष्टि से यह नामकरण सरलता संक्षिप्तता के गुणों से युक्त जिज्ञासावर्धक जैसे गुणों से भी पूर्ण है। अंधेर नगरी नाटक के नामकरण का एक आधार है प्रतीकात्मकता। गुणों से भी पूर्ण है। अंधेर नगरी नाटक के नामकरण का एक आधार है प्रतीकात्मकता। तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश शासनकाल के अराजकता व भ्रष्टाचार को ही चौपट राजा के अंधेर नगरी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ अंधेर नगरी प्रतीक है ब्रिटिश शासनकाल का तथा चौपट राजा प्रतीक है अंग्रेजों का। तो किसी भी नाटक के नामकरण की जो पहली विशेषता है वह है सरलता, दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता और तीसरी विशेषता क्या है, जिज्ञासावर्धक होना। तो इन तीनों गुणों से अंधेर नगरी नाटक जो है पूर्ण रूप से सटीक है। तो ये तीनों गुण जो है अंधेर नगरी नाटक के नामकरण में हम पाते हैं। इसके साथ ही साथ अंधेर नगरी नाटक का जो नामकरण है इसका विशेष गुण है इसका प्रतीकात्मकता होना, क्योंकि यहाँ पर प्रतीक रूप में हर चीज को प्रस्तुत किया गया है। जैसे नाम ही देखिए अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी किसका प्रतीक है, अंग्रेजों के शासनकाल का। और चौपट राजा कौन है, चौपट राजा प्रतीक है अंग्रेजों का। लेखक ने प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर यह बतलाना चाहा है कि अंग्रेजी कानून, न्याय व्यवस्था और शासन तंत्र दूषित था। उस समाज में विद्वान और मूर्ख में कोई भेद नहीं था, अपराधी और निरपराधी में कोई अंतर नहीं था। आज भी आप देखेंगे ऐसा कहीं भी अगर हम देखते हैं कि जहां पर विद्वान और मूर्ख दोनों में कोई अंतर नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी विद्वान का अपमान होता है और मूर्ख का तो अपमान होता ही है, लेकिन जब वहां पर मूर्ख का सम्मान हो रहा है। इसके साथ ही साथ अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है और निरपराधी जो है मारे जाते हैं। तो ऐसे समाज को, तो ऐसा कुछ देखकर हम लोग कहते हैं कि ये अंधेर नगरी है। यानी यहाँ पर मूर्ख और विद्वान, अपराधी और निरपराधी में कोई भेद नहीं किया जा रहा है। विद्वान को सही सम्मान नहीं मिलता है, निरपराधी को न्याय नहीं मिलता है। ऐसे समाज के लिए भी हम लोग इसी तरह का प्रतीक व्यवहार में लाते हैं कि यह अंधेर नगरी है जहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अंग्रेजी शासनकाल में हमारे देश में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा मिला था। यह बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई थी। जात वाला ब्राह्मण तो स्पष्ट रूप से धर्म के क्षेत्र में अंधेर नगरी के नामकरण का आधार स्पष्ट कर देता है। उदाहरण देखिए, जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे। चौपट राजा यह साभिप्राय शब्द है, इसका एक अर्थ है एक ऐसा राजा जिसने अपने अविवेक दुर्बुद्धि से सारे नगर को चौपट कर दिया। अंधेर नगरी नाटक का राजा अविवेकी, मूर्ख, नशेबाज है। वह न्याय अन्याय का भेद नहीं जानता है, वह अपना दोष दूसरे के मत्थे मर देना जानता है। तो अंधेर नगरी नाटक का यह नामकरण यानी शीर्षक जो है इस नाटक के मूल कथा से भी संबंधित है, यानी मूल भाव को भी अभिव्यक्त करती है। उसके अहंकार व निरंकुशता की पराकाष्ठा नाटक के अंत में दिखाई देती है, जब वह स्वयं को फांसी के फंदे पर लटकाना चाहता है और वह कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के होते और बैकुंठ कौन जा सकता है। इस प्रकार सब ओर अंधाधुंध मची है और निरंकुशता का राज्य है। अंग्रेज विदेश से देश का राजकाज चला रहे हैं और यहाँ का धन लूटकर ये अपने देश ले जा रहे हैं। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अगले अरुपया दे, अंधाधुंध मचियो सब देसा, माहू राज रहत विदेशा। तो इस उदाहरण को आप यहाँ पर जरूर लिखें। इस प्रकार अंधेर नगरी नामकरण नाटक के मूल कथ्य से पूर्णतः संबंधित है और नाटककार के उद्देश्य को प्रतिपादित करने में पूर्णतः सफल है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अंधेर नगरी नामकरण सफल व सार्थक है, क्योंकि यह सरलता, संक्षिप्तता, कौतूहलता, मूल कथा व उद्देश्य के प्रतिपादन जैसे विशेषताओं से युक्त है। अंधेर नगरी नाटक का नामकरण या शीर्षक सार्थक एवं सटीक है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने अंधेर नगरी नाटक के नामकरण को जिस तरह से समझाया है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।